गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था निवास स्थिति व कर भाग। इसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल के लिए किस प्रकार उसकी निवास स्थिति निर्धारित की जाती है। हमने इसमें 3 शर्तें पढ़ी थी, एक आधारभूत शर्त और 2 दूसरी अतिरिक्त शर्तें, जिनके आधार पर ये हम निर्धारित करते हैं कि किसी इंडिविजुअल को निवासी माना जाएगा, असाधारण निवासी माना जाएगा या अनिवासी माना जाएगा। तो इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए उदाहरण, श्री राम एक व्यक्ति हैं जो कि पिछले 14 सालों से भारत में रह रहे हैं। 5 सितंबर 2019 को वो पहली बार अमेरिका गए और 10 फरवरी 2020 को वे लौटे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि श्री राम इन 3 शर्तों में से कौन सी शर्त की पूर्ति करते हैं और कौन सी शर्त की पूर्ति नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पहली शर्त की बात करेंगे, आधारभूत शर्त की बात करेंगे। आधारभूत शर्त के अनुसार हमें ये पता लगाना होगा कि वे गत वर्ष में कितने दिन भारत में रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसा कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल से शुरू करके हम देखेंगे 31 मार्च 2020 तक। तो अप्रैल के महीने में 30 दिन वो भारत में ही थे, मई के महीने में 31 दिन, जून के महीने में 30 दिन, जुलाई के महीने में 31 दिन, अगस्त के महीने में भी 31 दिन, सितंबर की 5 तारीख को वो यहाँ से गए तो सितंबर में वो 5 दिन यहाँ रुके। जाने का दिन भी इसमें शामिल किया जाएगा। फरवरी में फिर वो लौटे, तो फरवरी में वो लौटे हैं 10 फरवरी को। 10 फरवरी को गिनते हुए फरवरी में वो 20 दिन भारत में रुके, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, 29 दिन की फरवरी है। तो इसके बाद मार्च के 31 दिन, इस प्रकार कुल मिलाकर 209 दिन वो भारत में रहे। इसी के साथ हमारी आधारभूत शर्त पूरी होती है। आधारभूत शर्त की पहली स्थिति थी कि 182 दिन कम से कम गत वर्ष में भारत में रहना। तो पहली शर्त की पहली परिस्थिति पूरी होते ही आधारभूत शर्त पूरी हुई मानी जाएगी। अब हम दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या थी? गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 में से 2 वर्ष तक वो भारत में निवासी रहा हो। यहाँ पर जो श्री राम हैं वो पिछले 14 सालों से भारत में निवासी हैं, तो ये शर्त तो स्वतः ही पूरी हो जाती है। तीसरी शर्त है यहाँ पे, गत वर्ष के ठीक पहले के 7 सालों में कम से कम 730 दिन, यानी कि 730 या इससे ज्यादा दिन। तो ये शर्त भी अपने आप पूरी हो रही है, क्योंकि वो पिछले 14 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों ही शर्तें, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और शर्त नंबर 3, तीनों ही शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं। तो श्री राम को यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा? निवासी। इन्हें भारत में साधारण निवासी मानते हुए इनकी कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी। तो ये तो हुआ कि किस प्रकार हम व्यष्टि के लिए निवास स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF। यहाँ भी इसके लिए भी हम 3 शर्तें देखेंगे। निवासी होने के लिए इन तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ये 3 शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त के अंदर फिर से 2 परिस्थितियां हैं, परिस्थिति A और परिस्थिति B। परिस्थिति A के अनुसार HUF के कार्यों का जो प्रबंध है और जो उसका नियंत्रण है पूरी तरह से भारत में हो अगर, तो उसको हम पहली शर्त की परिस्थिति A का पूरा होना मानते हैं। इसी में भी पूर्ण रूप से स्थित भारत में ना होकर आंशिक रूप से यदि प्रबंध व नियंत्रण भारत में स्थित हो, तब इसको हम B स्थिति कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति पूरी होने पर शर्त नंबर 1 पूरी हुई मानी जाती है। शर्त नंबर 2 क्या है यहाँ पे कि HUF का जो कर्ता है वो प्रीवियस ईयर, PY से यहाँ मतलब है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के ठीक पहले के 10 सालों में से 2 साल वो भारत का निवासी रहा हो, तो इसे हम शर्त नंबर 2 कहते हैं। शर्त नंबर 3 है कि HUF का जो कर्ता है वो प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहा हो। तो जो HUF ये तीनों शर्तों को पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं? निवासी। तो निवासी होने की ये 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यहाँ आधारभूत शर्त कहलाती है
और बाकी के दोनों अतिरिक्त शर्तें कहलाती हैं। तो तीनों पूरी होने पर उसे हम निवासी मान लेंगे। दूसरी स्थिति होती है असाधारण निवासी। तो आधारभूत शर्त को यदि HUF पूरा करता है लेकिन अतिरिक्त दोनों शर्तों में से किसी एक या फिर दोनों को ही पूरा नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में हम उसे असाधारण निवासी के नाम से जानते हैं। और तीसरी स्थिति यहाँ पे है अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट। एक हिंदू अविभाजित परिवार उस स्थिति में अनिवासी कहलाएगा यदि वो आधारभूत शर्त यानी पहली शर्त को ही पूरा नहीं करता। ऐसी स्थिति में दोनों अतिरिक्त शर्तें जो है वो महत्वहीन हो जाती हैं। यदि आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं होती, ऐसी स्थिति में HUF अनिवासी कहलाएगा। इंडिविजुअल और HUF के बाद हम देखेंगे तीसरा, फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के लिए निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कब एक फर्म या समुदाय को निवासी माना जाता है, कब अनिवासी और कब असाधारण निवासी। असाधारण निवासी तो फर्म को कभी माना ही नहीं जाता। तो देखिए, निवासी फर्म या व्यक्तियों का जो समुदाय है, यदि इसका पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष के दौरान भारत में स्थिर रहा हो, तो ऐसी फर्म या ऐसे व्यक्तियों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, निवासी। दूसरा है अनिवासी। यदि उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का गत वर्ष में प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनिवासी। तथा फर्म और व्यक्तियों का समुदाय कभी भी अनिवासी नहीं कहलाता। नेक्स्ट इसमें है कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण, कि कोई कंपनी किन स्थितियों में निवासी कहलाएगी, किन स्थितियों में अनिवासी कहलाएगी। और सेम फर्म की ही तरह कोई कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं हो सकती। कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। तो निवासी कब माना जाता है, इसकी बात करते हैं। जब वह एक भारतीय कंपनी हो। भारतीय कंपनी से क्या मतलब है, जिसका समामेलन भारत में हुआ, उसे हम भारतीय कंपनी कहते हैं। तो या तो उसका समामेलन भारत में हुआ हो, या दूसरा क्या है, उस कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में रहा हो। प्रभावी प्रबंध से क्या मतलब है, प्रभावी प्रबंध मतलब उसका प्रमुख रूप से जो प्रबंध, वो स्थान जहाँ पे उसका प्रमुख रूप से प्रबंध किया जाता है या जहाँ से उसके व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं वो भारत में स्थित हो। तो हम इन दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति पूरी होने पर उस कंपनी को क्या मान लेंगे, रेजिडेंट यानी कि निवासी। दूसरा है अनिवासी। यदि किसी कंपनी का गत वर्ष के दौरान प्रभावी प्रबंध गत वर्ष में पूरी तरह से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो और वो एक भारतीय कंपनी नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी। और असाधारण निवासी तो कंपनी कभी होती ही नहीं है। तो अब हमने इस टॉपिक में यहाँ तक पढ़ा कि किसी इंडिविजुअल, किसी HUF हिंदू अविभाजित परिवार, किसी फर्म व्यक्तियों के समुदाय और किसी कंपनी के लिए निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। निवास स्थिति का निर्धारण होने के बाद ही उन पर कर का निर्धारण किया जा सकता है कि किस प्रकार की आय को हम किसके अंदर कैसे मानेंगे, कि निवासी के लिए कौन सी आय टैक्सेबल होगी, अनिवासी के लिए कौन सी और असाधारण निवासी के लिए किस प्रकार की आय टैक्सेबल होंगी। उन सब का निर्धारण उनकी निवास स्थिति के आधार पर ही किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।